जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे रिवीजन क्लास। और इस रिवीजन क्लास में हम लोग जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, हम लोग सारा का सारा जो इसमें आपको इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको कुछ नया नहीं डाला गया। जो आप लोगों ने पढ़ा है उन सभी का आज हम लोग रिवीजन कराएंगे। तो आज का जो शाम होने वाला है आपको फायरमैन के नाम होने वाला है, क्योंकि आज ही का जो शाम है आपको फायरमैन का अंतिम क्लास है। और कल से आपको जो है नए शक्ति और नए एनर्जी के साथ अपने एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा और अच्छे से जो प्रश्नों को टेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग 100 में 100 प्रश्न मार कर आइएगा, ये मेरा दावा है। और आपका जो अच्छा खासा रिजल्ट होगा ये आपको हर हाल में 80+ कर लेना है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो बाद में मिला है तो आप लोग कभी भी इसका 1.5 घंटे समय निकाल कर देख लीजिएगा। और यदि आप लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा बात है। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। चलिए, और ये जो हम लोग का पहला प्रश्न रहा कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप से संग्रहित रहता है। तो ये देखिए, किस रूप से संग्रहित रहता है, तो आपको ग्लाइकोजेन के रूप में संग्रहित रहता है। दूसरा प्रश्न है कि मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, तो वह आपका यकृत भंडारण करता है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कि प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रुधिर वर्ग का खोज किसने किया था। तो रुधिर वर्ग का खोज कॉल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो लुई पाश्चर को जो है सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहते हैं। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का छठा प्रश्न है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि घास विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। देखिए, यहाँ पर जो घास विज्ञान का अध्ययन होता है वह आपको एग्रोएस्ट्रोलॉजी आता है। ठीक, यहाँ पर एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घास विज्ञान का अध्ययन होता है। और अगला प्रश्न हम लोग का 8 नंबर है कि जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। तो यह आपको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको जीव जातियों और इसके नामकरण के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकासवाद आपको याद रखना है, ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 10 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का वह सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले जो आपको नील हरित शैवाल की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि जीवाणुओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणुओं में जो आपको 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, आपको डायरेक्ट जो है वन लाइनर प्रश्न है, आपको 70S कर लेना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। तो यह आपको विक्टेकर के द्वारा जो है 5 जगत वर्गीकरण जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए कि द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की पद्धति है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन आपको याद रखना है, ये कॉल लिनियस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं। तो ईस्ट और जो मशरूम होते हैं वो आपको फाफुंद है। ठीक, अगला 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं। तो चट्टानों पर जो उगने वाले पादप होते हैं उसको शैलोदभिद कहते हैं, इसको लिथोफाइटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 16 नंबर है कि लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है। तो लीची के जो फल की शाखा होती है उसको एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखा गया। ठीक, यहाँ पर लीची के फल को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है। तो एक बीजी के अंतर्गत जो उसका फल होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 17 नंबर है कि शुष्क जलवायु में अनुकूल पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। तो इसको जीरोफाइटस कहते हैं, मरुदविद कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न 18 नंबर है कि जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ से जल और जो स्थल दोनों जगह पर रहते हैं जिसको उभयचर कहते हैं, जैसे कि मेढक हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सांप, यहाँ पर घोंघा और कौंडी जो है कटल फिश किस संघ के प्रमुख जीव हैं। तो ये सभी जो आते होते हैं आपको ये मोलस्का के, यहाँ पर सीप होता है, सीप है, सीप का मतलब मोती होता है। और सीप, घोंघा, कौड़ी और ये जो कटल फिश होते हैं ये सभी मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ठीक,
अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। तो ये प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो आपको प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है, जिसको लाइपोप्रोटीनिकी कहते हैं। ठीक। अगला है कि किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। तो छिपकली जो है जो इसमें आपको लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। किस कोशिका की पाचन थैली कहते हैं। यहाँ पर किसी कोशिका की पाचन थैली कहते हैं किसको, तो लाइसोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर जॉनसन के द्वारा है जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी में जीवित कोशिका आपको जो है माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की गई है। तो ट्रैफिक पुलिस आपको याद रखना है, ये ट्रैफिक पुलिस का जो संज्ञा दिया गया है वो गोल्गी काय को दिया गया है। 26 नंबर हम लोग का किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो विटामिन डी को क्या है कि हार्मोन माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो प्रोटीन के पाचन में जो होता है ट्रिप्सिन सहायक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। तो अधिकांश जो क्रिया है पाचन का वह आपको छोटी आंतों में संपन्न होती है। अगला है कि कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। तो दूध प्रोटीन को पचाने में जो आपका रेनिन, ठीक, आपको याद रखना है दूध प्रोटीन कौन पचाता है, तो रेनिन। ठीक। अगला 30 नंबर है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है। तो विटामिन जो ए संग्रहित रहता है आपको यकृत में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस जो है मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो आपका लीवर अर्थात यहाँ से यकृत को जो है प्रभावित करता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ से 32 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि सूखा रोग अर्थात रिकेटस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपको याद रखना है यह विटामिन डी के कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो संक्रमण रोधी जो विटामिन कहते हैं वह विटामिन ए को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि कौन सा विटामिन शरीर के रोगों के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा जो प्रदान किया जाता है वह विटामिन ए को कहते हैं। ठीक। यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन शरीर के रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो वह विटामिन ए प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि अनाज के छिलकों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो अनाज के छिलका होता है उसमें आपको थायमिन जो कि विटामिन B1 पाया जाता है। जैसे कि आलू के छिलका हो गया, चावल का छिलका हो गया, ऐसे मतलब जो भी छिलके वाले होते हैं, फल का जो सेव का छिलका हो गया, तो ये सभी में जो आपको थायमिन यानी कि विटामिन B1 पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है। तो स्कर्विक जो कि आपको आंवला से उपयोगी होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। देखिए यहाँ पर पादपों में जो किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम के द्वारा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केंचुआ अथवा जोंक पर नमक छिड़क देते ही वह मर जाता है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो पराशर प्रभाव के कारण जो होता है वह जोंक पर नमक छिड़कते ही वह मर जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए हम लोग का है कि अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो अफीम जो होता है ये फूल से प्राप्त होता है। ठीक। अगला कि कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो कॉफ़ी जो होता है यह बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 42 नंबर है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो पसलियों के मानव शरीर में 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यहाँ पर कितने जो दांत होते हैं मनुष्य के जो कि वह 2 बार विकसित होते हैं। तो आपको याद रखना है ये आपको 20 जो ऐसे दांत होते हैं जो कि ये 2 बार नवनिर्मित होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी। तो अस्थियों की कुल संख्या यहाँ पर आपको 28 कर लेना है। ठीक। यहाँ पर हड्डियों की संख्या 28। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियाँ परस्पर जुड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का खोपड़ियों में जो हड्डियाँ जुड़ी रहती है अस्थियाँ, वह आपको अचल संधि के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक।
चलिए, और प्रश्न हम लोग का यहाँ से 46 नंबर है कि श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की लगभग मात्रा यहाँ पर कितनी मात्रा होती है? तो इसमें लगभग जो आपको 4% होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह रुधिर के द्वारा। और यहाँ पर हम लोग का 48 नंबर यहीं से प्रश्न शुरू होता है कि मानव में यहाँ पर श्वास जो दर प्रति मिनट लगभग कितना होता है? तो यह प्रति मिनट लगभग आपको 10 से 12 बार होता है। ठीक, चलिए अगला 49 नंबर प्रश्न है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो देखिए जो शाक सब्जियों का जो अध्ययन होता है वो आपको ओलेरी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लार का pH मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है लार जो होता है ये अम्लीय होता है और इसका जो pH मान होता है वह 6.8 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो यह अग्नाशय ग्रंथि में। ठीक, अगला कि जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है जो जठर ग्रंथियाँ ये आमाशय में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर है कि इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन में जो धातु होता है वो आपको जस्ता होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि लाल रक्त कणिकाएँ शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो ये जो लाल रक्त RBC जो होता है वह आपको प्लीहा यानी कि स्प्लीन में जो है नष्ट हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस हार्मोन के स्त्राव यहाँ पर किस हार्मोन के स्त्राव इस होने से जो है हृदय गति बढ़ जाती है और तथा उत्तेजना का जो अनुभव होता है? तो एड्रेनल ग्रंथि के आपको याद रखना है कि एड्रेनल ग्रंथि के हास्य होने से, यहाँ से देख लिया यहाँ पर स्त्राव होने से जो है गति जो हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का जो है अनुभव होता है। तो एड्रेनल ग्रंथि के कारण। है अगला है कि एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है आपको यह मादा जो है जो हार्मोन है। ठीक, एस्ट्रोजन क्या है? तो ये आपको मादा हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये नर हार्मोन है। ठीक, आप लोग यहाँ से अंतर आप लोग जो याद कर लीजिएगा कि इसमें आपको एस्ट्रोजन क्या है? तो ये मादा है और टेस्टोस्टेरोन है आपको नर हार्मोन है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो वायरस अर्थात विषाणु के कारण से जो है गलसुआ रोग होता है। अगला प्रश्न 59 नंबर है कि कौन सा टीका नवजात शिशु को जन्म के बाद तुरंत लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका होता है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। 60 नंबर प्रश्न है कि रक्त में RH क्या है? तो रक्त में जो RH होता है वो आपको प्रतिजन होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 61 नंबर है कि कोरोना वायरस मानव में किस प्रकार के संक्रमण करता है? तो कोरोना वायरस से जो अभी आप लोग परिचित होंगे और यह क्या है कि श्वसन संक्रमण उत्पन्न करता है। क्या करता है? श्वसन संक्रमण जो है ये उत्पन्न करता है। ठीक, अगला है कि खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ये विषाणु के कारण से जो है खसरा होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 63 नंबर प्रश्न है कि चाय में लाल रक्त रोग किसके कारण से होता है? तो चाय में देखिए लाल रक्त जो रोग होता है वो हरे शैवाल के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि नींबू का कैकर रोग किसके कारण होता है? देखिए कि नींबू में कैकर रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। और काली खांसी से बचाव के लिए शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो काली खांसी से बचाने के लिए शिशु को DPT का टीका लगाया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 66 नंबर है कि 2,4-D का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो देखिए जो T4D का जो प्रयोग है वहाँ पर कीटनाशी के रूप में, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं या टाइपिंग में जो मिस प्रिंट हो गया तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये 2,4-D जो होता है आपको कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन से तंतु उपयोग होते हैं? तो इसमें मधुमक्खी का जो है उपयोग होता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है। तो वृक्ष का जो आयु होता है यानी कि आयु होता है, यह आपको उनके तनों में जो है निर्मित वालियों की संख्या गिनकर, जैसे कि ये ताना ये पेड़ हो गया, तो जब इसको काटेंगे तो ऐसे ऐसे करके उसमें बलय होते हैं, तो जितना बलय होगा वो जितने साल का पेड़ होगा, ऐसा ही उसमें बलय गिना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किया था। देखिए यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, तो यह पिनकस के द्वारा जो है गर्भ निरोधक गोलियों का खोज किया गया। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना एडम स्मिथ। और 71 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारत मूल के प्रथम व्यक्ति। देखिए यहाँ पर भारत मूल के प्रथम व्यक्ति की बात करें तो वह अमर्त्य सेन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। 74 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए नोट में भी करके दिया गया है प्रश्न। यहाँ से देखिए ऐसी क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन यहाँ से औद्योगिक निर्माण विनिर्माण यह सभी यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। आपको याद रखना है कि जो औद्योगिक निर्माण और जो है ये विनिर्माण होता है ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि सेवा जो है परिवहन और संचार बैंकिंग बीमा ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक जो विकास दर रहा है वह 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला है कि तीसरी, यहाँ पर नोट में दिया गया है कि तीसरी जो पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सबसे कम था। तो क्या रखना है कि यहाँ पर आर्थिक विकास जो सबसे दर अधिक था ये आपको 11वीं में, लेकिन सबसे कम किस में था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे कम था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो हम लोग का बिहार में सबसे जो आय प्रति व्यक्ति है वो सबसे कम है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो गोवा जो राज्य है इसमें आपको सर्वाधिक जो है प्रति व्यक्ति आय है। और भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है ये जो राष्ट्रीय आय का आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व में कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है विश्व में सबसे 5वीं यहाँ पर जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न 80 नंबर हम लोग का है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यह सबसे जो अधिक सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला है कि भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी। तो इसका पृष्ठभूमि सर एम विश्वेश्वरैया ने तैयार की थी। चलिए अगला 82 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना, यहाँ पर देश में समाजवादी समाज का स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना से लिया गया है। तो ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लिया गया है। नोट यहाँ से हम लोग है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैराल्ड डोमार योजना पर आधारित था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो महान ये क्या बोलते हैं पीसी महालनोबिस यानी पीसी नहीं दिया गया है, तो महालनोबिस पर जो है आधारित था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 84 नंबर है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। तो ऋणात्मक जो है विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी। अगला है कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। तो गुनार मिडल, आपको याद रखना है गुनार जो मिडल हैं वह एशियन ड्रामा के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 86 नंबर हम लोग का है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना
किस मॉडल पर आधारित था? तो आपको DR गडगिल मॉडल पर आधारित था। आपको याद रखना है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है तो यह DR गडगिल मॉडल पर आधारित था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो आपको 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वह 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। वो जो 74 से 78 तक चला था, जो आप 5वां था, 74 से लेकर के 78 तक चला था। ठीक। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो उसको 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो छठी जो पंचवर्षीय योजना है आपको आयात और निर्यात मॉडल पर जो है आधारित थी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है समृद्धि पर बल दिया गया था। और अगला जो 92 नंबर प्रश्न है कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसका शुभारंभ आपको याद रखना है 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि काल क्या था? तो इसका अवधि जो था आपको 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में किया गया था। अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्रतर एवं समावेश विकास। क्या था? तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर तीव्रतम, धारणीय एवं अधिक जो है समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक। चलिए अगला यहाँ से 97 नंबर प्रश्न है कि 1982 में नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो आपको याद रखना है छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर एग्जिम बैंक है, शायद एक्सिस बैंक होना चाहिए था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर आसवान स्मिथ थे। आपको याद रखना है सर आसवान जो है स्मिथ थे, वह प्रथम गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का यहाँ पर देखिए नोट भी दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में। और इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो यह बैंकों की वित्तीय सुधार से जो है इंद्रधनुष योजना का संबंध है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 101 नंबर है कि भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है? तो भारत का प्रथम निजी बैंक आपका इलाहाबाद बैंक है। ठीक। अगला है कि 102 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो इसका जो लेखा वर्ष की अवधि होता है आपको 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का यहाँ से नोट भी दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। और इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का होगा। और उसके पश्चात जो सभी लेखा जो होगा आपको 1 अप्रैल से लेकर आपको 30 मार्च तक होगा। देखिए यहाँ से 31 मार्च तक होगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पहले का ही है, ये जो आपका 1 जुलाई से 1 जून तक, ये आपको 30 जून तक ये पहले का ही, लेकिन यहाँ से यह आपको देखिए यहाँ पर जुलाई 2020 से 21 मार्च 2021 तक 9 महीने का होगा। यानी कि आपको जो है ये नया करंट में जो किया गया है कि आपको 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इसका भी वित्तीय वर्ष होगा। ठीक। चलिए पहले इसका जो होता था आपको 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अब इसका भी जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होगा। ठीक। चलिए जैसे कि सब बैंकों का होता है। अगला हम लोग का है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना के सुधार से नरसिम्हन समिति का संबंध है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड किससे संबंधित है? तो यह उपयोग एवं निवेश शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित किया था? तो चीन में सबसे पहले जो शाखा स्थापित किया गया था वो भारतीय स्टेट बैंक का है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के किस निजी भारतीय बैंक ने सर्वप्रथम चीन में सर्वप्रथम शाखा स्थापित किया था? तो यहाँ पर भारत के किस निजी बैंक ने? तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने भारत का जो है ये आपको चीन में जो है स्थापित किया था। ठीक, अगला है कि रेपो दर का नियमन कौन करता है? तो रेपो दर का जो नियमन होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो सबसे लोकप्रिय माप जो होता है वो आपको उपभोक्ता मूल्य होता है। ठीक, CPI। ठीक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये संकलित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए वह दर जिस पर बैंक जो है रिजर्व बैंक को, यहाँ पर देखिए बैंक रिजर्व बैंक को जो है उधार देता है वह रिजर्व रेपो रेट क्या बोलते हैं, रिजर्व रेपो दर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लाया गया था? तो सबसे पहले बिहार में और यह 1938 में जो है आयकर लिया गया था। ठीक, चलिए अगला 13 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये सभी देखिए ये जो अभी आप टैक्स देख रहे हैं जैसे कि कर मतलब टैक्स होता है, तो सेवा टैक्स, जो बिक्री टैक्स और उत्पाद जो शुल्क होते हैं, सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि किस देश में सबसे पहले GST लागू हुआ था? तो GST जो सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। ठीक, चलिए और हम लोग बात करते हैं यहाँ से हम लोग का भारत में, तो भारत में सबसे पहले हम लोग का ये असम में लागू हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद का गठन प्रावधान किया गया? तो यह आपको अनुच्छेद 279 के 1 के अंतर्गत जो है GST परिषद का जो है यहाँ पर देखिए GST परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में, और GST लागू करने वाला प्रथम राज्य तो हम लोग का यहाँ से असम है। ठीक है, यहाँ पर नोट में दिया गया है कि प्रथम जो राज्य कौन सा है तो वह असम है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ठीक, काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया तो ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। और अगला प्रश्न देख लीजिए 118 नंबर हम लोग का है कि मोड वैट तथा सेन वैट किससे संबंधित है? वैट का मतलब ये आपको कर होता है। ठीक, और ये आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित है, मोड वैट और सेन वैट। ठीक, अगला है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया था वह मोरारजी देसाई ने। ठीक, मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार जो है बजट पेश किया है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का देख लीजिए ये 120 नंबर प्रश्न है कि भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह करनाल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 121 नंबर है कि भारतीय जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जो जूट वाला है आपको ये बैरकपुर में है। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय चावल शोध अनुसंधान कहाँ है? तो ये आप संस्थान कहाँ है? तो ये आपको कटक में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 122 नंबर जो हम लोग का है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना कब तथा देश के सहयोग से होता है? यहाँ पर हम लोग का कि कब तथा किस देश के सहयोग के साथ हुआ था? तो देखिए यह 1955 में हुआ था और जर्मनी के सहयोग से। ठीक, यहाँ से कुछ नोट दिया गया है, आपको याद रखना है कि भिलाई पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से 1955 में, और दुर्गपुर जो है ब्रिटेन की मदद से 1955 में, और बोकारो पूर्व सोवियत संघ रूस की मदद से 1964 में जो है ये किया गया था। ठीक,
अगला प्रश्न हम लोग का है कि दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है। ये 124 नंबर प्रश्न है कि दांडेकर जो रथ फार्मूला है ये किससे संबंधित है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वो आपको छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है। तो अधिकांश जो बेरोजगारी है वो संरचनात्मक है। अगला है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ये 1952 में जो है प्रस्तुत किया गया था। ठीक, यानी कि प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है। तो ये तेंदुलकर जो समिति है गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या वालों से ये संबंधित है। और 129 नंबर प्रश्न है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट हम लोग का है कि ये जो 20 सूत्रीय मांग है यह आपको 1982 में आरंभ किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है 1982 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 130 नंबर हम लोग का है कि यहाँ पर एड्रागोगी किससे संबंधित है। तो यह प्रौढ़ शिक्षा, देखिए आपको याद रखना है ये जो एड्रागोगी किससे संबंधित है, तो यह प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो जवाहर योजना जो है ये आपको ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपको 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये हैदराबाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो ये आपको प्राथमिक शिक्षा से, आपको याद रखना है जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारों का सबसे अधिक जो प्रतिशत है वो आपको शिक्षित में, तो ये आपको केरल में है। केरल जो है आपको सबसे शिक्षित राज्य भी है और इसमें बेरोजगारी भी सबसे अधिक है। ठीक, अधिक नहीं है लेकिन यहाँ पर सबसे बेरोजगार जो शिक्षित बेरोजगार है उसकी संख्या सबसे अधिक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा जो होता है वो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न 137 नंबर हम लोग का है कि भारत किस वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था। तो देखिए आपको भारत जो है 1945 में, आपको याद रखना है कि भारत जो है 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो है सदस्य बना था। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। ठीक, अगला कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अगला प्रश्न देख लीजिए 140 नंबर है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य ये 1995 में बना था। ठीक, अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका वार्षिक गठन DC में है। अगला है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो ओपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। और अगला प्रश्न ये हम लोग का है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। तो वियना में है। यहाँ से ये हम लोग का क्या था, ओपेक का मुख्यालय, देखिए यहाँ से ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर, सिंगापुर, और ओपेक का मुख्यालय यहाँ पर वियना ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का ये देख लीजिए ओपेक जो है A से लिखा गया और ये ओपेक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 148 नंबर है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान इसके जो है सदस्य हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राजा चलैया समिति किससे संबंधित है। तो कर सुधार से, जो कि कर का मतलब टैक्स होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो राजा चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मल्होत्रा समिति किससे संबंधित है। ठीक,
आपको बताना है कि मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने 150 जो है प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया। और ये जो आपको सेशन है ये कैसा लग रहा है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो है आज पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लगभग इसमें हम लोग का 500 से प्लस ही क्वेश्चन है जो कि आपको जो है ऑनलाइनर के माध्यम से या फिर हम लोग का और भी कई माध्यमों से आपको देने वाले हैं। तो अभी आप लोग सेशन में बने रहिएगा। और चलिए से हम लोग का है कि दांतेवाला समिति किससे संबंधित है। ये देखिए दांतेवाला जो समिति है ये बेरोजगारी के उन्मूलन से बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित है। यह समिति जो है अनुमान से बेरोजगारी के। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि डॉक्टर विजय केलकर समिति किससे संबंधित है। तो यह प्राकृतिक गैस मूल्य से। ठीक, अगला है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह आपको 1986 में पारित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जैव विविधता ये आपको 2002 में पारित किया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जैव विविधता का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जैव विविधता का प्रयोग किया गया था यह 1986 में किया गया था। और किसके द्वारा, तो विल्टर जी रोसेन के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ है। तो भारत में देखिए आपको याद रखना है कि जैव विविधता का मुख्यालय भारत में आपको चेन्नई में है। ठीक, अगला है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो जो यहाँ पर देखिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट यहाँ से लिया गया अंग्रेजी है। तो ये जो रेड डेटा बुक है यह आपको विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त जो है पौधे और पशुओं की सूची है। इसी बुक में जो आपको विलुप्त हो रहे हैं, जैसे कि हम लोग के पक्षी में बात करें तो जैसे कि गिद्ध जो पहले होता था या फिर चील बोले तो वो अब नहीं दिख रहा है, तो उसको जो है उसी सूची में जो है उसको नोट कर दिया जाएगा कि आपको विलुप्त हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न 159 नंबर हम लोग का है कि रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। तो यह आपको IUCN के द्वारा जो है निकाली जाती है। ठीक, यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्वर्सेशन ऑफ नेचर के द्वारा यह निकाली जाती है। ठीक, अगला हम लोग का है कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड है, आप याद रखना है ग्लैंड, और यह स्विट्जरलैंड में। ठीक, अगला है कि रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था। तो फर्स्ट बार इसको 1966 में प्रदर्शित किया गया था। यहाँ से देख लीजिए हम लोग का 4-5 जो प्रश्न ये रेड डाटा बुक से हो गया। तो यदि आपको रेड डाटा बुक से प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग छोड़िएगा नहीं। और अगला प्रश्न यहाँ से अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपको रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ पर संकटापन्न जो जीवों को यहाँ पर पिंक जो कलर से उसको दर्शाया गया। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो 2011 से 2020 को जो है जैव विविधता जो है घोषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रामसर संधि किससे संबंधित है। तो रामसर जो संधि है ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है, रामसर साइट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को, और विश्व पृथ्वी दिवस पूछा जाए तो ये 22 अप्रैल को। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लीजिए, आपको याद करने में आसानी होगा कि विश्व जल कब। तो विश्व जल 22 मार्च को जो अभी हम लोगों ने हाल ही में मनाया है, और 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपको 22 मार्च को, यहाँ पर 22 मई को यह मनाया जाता है। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस जो है आपको 5 जून को मनाया जाता है। और अगला 170 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, ओजोन दिवस ये आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। और भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है। तो भारत में जो है लगभग में 7 से 8% जैव विविधता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 175 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह पोर्ट ब्लेयर में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोलॉजी का सबसे पहले जो है ऑर्नेस्ट हैकेल के द्वारा किया गया था सबसे पहले इसका प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इकोसिस्टम का जो प्रयोग है सबसे पहले एजी टॉन्सले के द्वारा प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया कि सर्वप्रथम तो एडवर्ड सुवेस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर 180 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर आपको याद रखना है 1973 में शुरू किया गया था। ठीक, और प्रश्न हम लोग का 181 रहा कि भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह जैविक उद्यान आपको नई दिल्ली में। ठीक, चलिए अगला है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट जो कि राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में, और इसका जो निर्माण है 1921 में किया गया था। ठीक, अगला है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो यह कर्नाटक में है। ठीक, आपको याद रखना है राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नागरहोल को अन्य यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। तो पेरियार जो है आपको जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है, इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी। तो देखिए यह जो है आपका यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों एवं उसके पर्यावरण के मध्य संबंध में सुधार था। और इसकी जो शुरुआत है 1971 से किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया ये कहाँ है। तो ग्रेट हिमालय आपको याद रखना, ये ग्रेट हिमालय जो है यह हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील आपको लोकटक झील भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो आपको मणिपुर में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो नंदा देवी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है यह उत्तराखंड में। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि शीत मरुस्थल गोल्ड डेजर्ट यहाँ पर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो यह हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी। तो हाथी परियोजना जो है ये 1992 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ से जंगली गधों का जो अभयारण्य है वह आपको जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। और यह भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल और असम ये 2 राज्यों में पाया जाता है। और अगला प्रश्न है कि गिर के शेरों को रखे जाने वाले हेतु किस राष्ट्रीय पार्क या फिर अभयारण्य का जो चयन किया गया है।
तो यहाँ पर जो चयन किया गया है श्योपुर। देखिए यहाँ पर श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर मध्य प्रदेश ज़िले में जो है पालपुर कुनो नामक वन्य जीव अभयारण्य का चयन किया गया है और यह एशियाई शेरों पुनर्प्रविष्ट स्थल के रूप में किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है और मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किससे यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह मरुस्थल राष्ट्रीय जो उद्यान है यह राजस्थान में स्थित है और यह मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान भारतीय जो है सारंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप क्या देखना, भारतीय सारंग के लिए क्या है, यह प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में जो वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका मध्य प्रदेश में है। कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। तो साइबेरियन सारस के लिए जो आदर्श प्राकृतिक निवास है वह आपका राजस्थान है। ठीक, आप लोग राजस्थान कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो देखिए यहाँ से फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो वह आपका मणिपुर में स्थित कोइबुल लमजाओ जो पार्क है ये आपको फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 200 नंबर ये प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का फैसला कब हुआ। तो इसका जो फैसला है यह 9 नवंबर 1919 को हुआ था। ठीक, अगला है कि बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो आपका राइट आंसर होगा यह अफ्रीका के कालहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। एक्सिकोमा जनजाति का निवास कहाँ है। तो इसका जो है टुंड्रा प्रदेश जो कि उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और यहाँ से देख लीजिए अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में यहाँ पर एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में बर्फ़ से बनाए जाने वाले गुंबदाकार जो है मकान को इग्लू कहते हैं। यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि टुंड्रा प्रदेश में जो आपको ये रहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। इनके घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 203 नंबर है कि एनु जनजाति कहाँ पाए जाते हैं। तो यह एनु जो जनजाति है जापान की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के कोनिया उत्तरी तंजानिया में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। तो ये मासाई जनजाति है। यहाँ से हम लोग का एक है इसमें कि जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है उससे आपको पूरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपको 190 नंबर से लेकर के जनजाति, तो इसमें 12 प्रश्न जनजाति से पूछा गया। तो यदि आपको विदेशों की जनजातियों से प्रश्न आता है तो आप लोग इसको प्रश्न जो है परीक्षा में छोड़िएगा नहीं। और चलिए यहाँ से हम लोग का जो 205 नंबर है कि मुआरो जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ पर। तो ये मुआरो जो जनजाति है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है ये खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो खिरगिज जनजाति जो है आपका मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो भारत में टोडा जनजाति है भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हान जनजाति मुख्य रूप से कहाँ के मूल निवासी है। तो ये हान जनजाति जो है चीन के मूल निवासी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति को क्या कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप के मूल जनजाति को पिग्मी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर है कि जो कांगो बेसिन नदी घाटी में पाई जाती है। यहाँ पर यह भी प्रश्न है कि अफ्रीका के महाद्वीप की मूल जनजाति को पिग्मी कहते हैं और जो कि है कांगो बेसिन नदी घाटी में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 202 नंबर है कि उपनिषद किस परंपरा का अधिकारित है। वहाँ पर उपनिषद जो है किस परंपरा पर आधारित है। तो ये भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सौंग देवता को समर्पित है। यहाँ पर देखिए सोम, यहाँ पर सोम होता है। ठीक है, यहाँ से सोम देवता को जो है समर्पित है। तो 9वां मंडल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है। तो यह जो है आपको उपनिषद में की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो है वर्णित नदी कौन सी है। तो सर्वाधिक बार जो वर्णित यानी कि नाम लिया गया है तो वह सिंधु नदी का नाम अधिक बार लिया गया है। ठीक,
अगला प्रश्न 214 नंबर है कि वैदिक काल में गाय को किस नाम से पुकारा जाता था। तो गाय का जो वैदिक काल में अघन्या, जिसका वध ना हो, यहाँ पर अघन्या के नाम से उसको पुकारा जाता था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो वर्ण व्यवस्था को जो है ऋग वेद के 10वें मंडल से जो है इसका वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था। तो बृहस्पति को आपको याद रखना है। वैदिक देवताओं का पुरोहित तो आपको बृहस्पति को माना जाता था। अगला प्रश्न हम लोग का देखते हैं कि पुरुष मेघा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो शतपथ ग्रंथ में, यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का जो संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो यह कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है। तो देखिए अस्कनी का जो पहचान है अभी वर्तमान में चिनाब नदी के रूप में पहचान किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 220 नंबर प्रश्न है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था। तो देखिए गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले ये ऋग वैदिक काल में हुआ था। ठीक, चलिए 221 नंबर प्रश्न है कि ऋग वैदिक काल में जनता का विश्वास मुख्य रूप से किस में था। तो जनता का जो विश्वास हुआ करता था बलि और कर्म कांड में, ये बहुत विश्वास करते थे आपको ऋग वैदिक काल में। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि 10 राज्य युद्ध का जो वर्णन ऋग वेद के कौन से वर्णन में, यहाँ पर कौन से मंडल में मिलता है। देखिए यहाँ पर 10 राज्य जो युद्ध है इसका वर्णन ऋग वेद के कौन से युद्ध में मिलता है, कौन से मंडल में। तो ये 7वें मंडल में मिलता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 223 नंबर प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। तो इसका जो उद्देश्य है, जो इसका जो वर्णन है आपको अर्थवेद में मिलता है। ठीक, चलिए अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वह ऋग वैदिक के 3रे मंडल में मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 225 नंबर है कि पूर्व वैदिक आर्यों का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो आपको याद रखना है ये इंद्र थे। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 226 नंबर हम लोग का है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र का रचना जो है ये विश्वामित्र ने की थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि श्री भागवत गीता का मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया। देखिए यहाँ पर मूल रूप से जो है भगवत गीता को ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये संस्कृत में लिखा गया। ठीक, अगला है कि ऋग वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ठीक, अगला है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। तो राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यह आपको ऐतरेय, देखिए यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग का 230 नंबर है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता यह जो है चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था। तो उसको आमाजू कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 232 नंबर हम लोग का है कि ऋग वैदिक नदियाँ विस्तता का आधुनिक नाम क्या है। देखिए यहाँ पर ऋग वैद के काल में एक नदी थी जिसका नाम था विस्तता, और उसको जो है अभी के नाम से झेलम नदी के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 233 नंबर है कि ऋग वेद में किस नदी को यहाँ पर नदीतमा व नदियों की माता की संज्ञा दिया गया था। यहाँ से आप लोग ध्यान देना है कि नदियों की माता की संज्ञा जो दिया गया था वह सरस्वती नदी को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो शुरू हुआ ये आपको 234 नंबर से, तो 1857 की क्रांति से पूछा गया प्रश्न शुरू हुआ, और यहाँ से पूरा जो प्रश्न होगा आपको निचोड़ दिया जाएगा। ठीक, प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के सूत्रधार मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे। तो वह 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। ठीक,
अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का जो है पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो उसको पिल आयोग का गठन किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आपको याद रखना है 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो यह है आपको 10 मई 1857 की क्रांति जो है मेरठ से आरंभ हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो वहाँ पर पाम ऑस्टर्न जो थे वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 1857 के विद्रोह में कहाँ से नेतृत्व किया? देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह में कौन कहाँ से नेतृत्व किया, यहाँ से हम लोग का आंसर दिया गया है कि देखिए यहाँ से जो है लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया, झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, और फिर कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व किया, इलाहाबाद से लियाकत अली और फैजाबाद से जो है मौलवी अब्दुल्ला ने यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या संघर्ष किया। और यहाँ से देख लीजिए जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने और बरेली से खान बहादुर खान ने। यही प्रश्न इसमें से पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न आएगा कि बरेली से जो है 1857 का जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से आपको याद रखना है खान बहादुर खान ने। ठीक, चलिए और यहाँ से फतेहपुर से आपको अजीमुल्ला ने जो है नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए अगला 240 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा कि 1857 का क्रांति 1857 का जो विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई था? तो यह कथन जो है किसका है? यह वी.डी. सावरकर का है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किसने कहा कि 1857 का विद्रोह यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटट्रम का है कि यह जो उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों के यह जो क्रांति है अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि तात्या टोपे का जो मूल नाम था वह रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक, चलिए अगला 243 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब तथा किसके शासनकाल में की गई थी? तो यह देखिए उस समय शासनकाल जो था वो लॉर्ड डफरिन का था और 18 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एम होम के नेतृत्व में किया गया था। चलिए 244 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन से किया? देखिए यहाँ से हम लोग का अब जो प्रश्न शुरू हुआ तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और जो भी प्रश्न आपको राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछे जाते हैं वो सारा इसमें आपको इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को, इस पूरे सेट को आप लोग अच्छे से इत्मीनान से देख लीजिएगा और कल अपना जो है एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? ये कौन से अधिवेशन में कहा था? तो इन्होंने जो कहा था लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, उसी में। ठीक, यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न छूटा हुआ है क्या? यहाँ पर देख लीजिए ये दूसरी में हम लोग देखे थे, दूसरी अधिवेशन तो ये दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक, चलिए अगला 246 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब बजी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 248 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन? देखिए यहाँ पर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो जॉर्ज यूले जो था वो कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 249 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो महिला में हो जाएंगी आपको एनी बेसेंट। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। ठीक, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से प्रश्न 251 नंबर है कि किस अधिवेशन में मात्र एक बार महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो वह जो आपको 1924 में आपको बेलग्राम अधिवेशन जो कि कर्नाटक में हुआ था, बस उसी में एक बार जो है महात्मा गांधी ने उसकी अध्यक्षता किया था। ठीक, चलिए अगला 1900 यहाँ पर हम 252 नंबर प्रश्न है कि 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? देखिए यहाँ पर 1938 में भी एक अधिवेशन हुआ था और इसका जो अध्यक्षता किया था वह आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि वर्ष 1939 के त्रिपुरी, यहाँ पर त्रिपुरी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसी अध्यक्षता चुना गया था, यानी कि किसे चुना गया था अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। प्रश्न हम लोग का 255 नंबर है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो यह समझौता आपको है लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंतर्गत हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लगातार 6 वर्षों तक जो थे वह मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ठीक, लगातार ये 6 वर्षों तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भावचित्रात्मक थी। ठीक, यहाँ से हम लोग का 258 नंबर से यहाँ से क्या हुआ कि अब जो भी 10-20 प्रश्न होंगे आपको हड़प्पा सभ्यता से लिया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत जो स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ जो कि ये गुजरात में पड़ता है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 260 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? देखिए यहाँ पर मोहरों का जो सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो वह वर्गाकार था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 261 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? तो ये वृषभ जो मुद्रा है आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का है कि हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो उस समय जो है सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि लघु हड़प्पा किसे कहते हैं? तो लोथल को जो है लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हड़प्पा सभ्यता कालीन जो स्थान से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निक वेदिका, हाथी दांत, चावल व वज्रे पर जो है 2 मुँहे राक्षस का अंकन, फिर यहाँ से फारस के मुहार तथा चालक जो है लोमड़ी की चित्र प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सभी आपको लोथल से प्राप्त हुए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जोते हुए खेतों का साक्ष्य अग्नि का हवन कुंड चूड़िया का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थान से मिला हुआ है? देखिए यहाँ से हम लोग का जो भी अवशेष मिला हुआ है आपको एक साथ दिया गया है। जूते हुए खेत, फिर आपको अग्नि हवन कुंड और चूड़ियों का जो साक्ष्य मिला है ये कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, यहीं से यहाँ पर साक्ष्य मिला है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थान से मिट्टी का हल जो है सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का जो है तथा जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये सभी बनमाली से प्राप्त हुए हैं जो कि हरियाणा में पड़ता है। क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है और बैलगाड़ी के जो है पहिए ये सभी बनमाली से प्राप्त किए गए हैं। ठीक, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछता है कि जो कोई अवशेष का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि वो कहाँ से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किस हड़प्पाकालीन स्थान से कच्ची ईंट दुर्ग, यहाँ पर देखिए कच्ची ईंट के दुर्ग धान के भूसी का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है ये जो धान का भूसी वाला प्रश्न है कि धान का भूसी का साक्ष्य आपको रंगपुर से मिला हुआ है। ठीक, तो रंगपुर से यदि
और नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 268 नंबर है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाने का जो है साक्ष्य मिला। देखिए यहाँ पर तांबे का कुल्हाड़ी और मानव के साथ जो कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है ये आपको रोपड़ से मिला है। ठीक है, ये आपको रूपनगर जो कि राजस्थान में, सॉरी रूपनगर जो कि ये पंजाब में भी ये रोपड़ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री CR एटली थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सीधी कार्यवाही दिवस किसने मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने जो है 1946 में यह सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की। तो कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 में और अमेरिका की खोज की थी। हालांकि हम लोग का भारत का खोज जो है वह किसके द्वारा, वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का देखिए प्रश्न है कि कोलंबस किस देश की खोज में निकला था और वह अमेरिका पहुँच गया। तो हाँ, यह ऐसा प्रश्न होता है कि भारत के लिए निकला था और वह क्या है कि अमेरिका पहुँच गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि समुद्री मार्ग द्वारा भारत की खोज किसने की और कब। तो समुद्री मार्ग के द्वारा जो भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था। तो वास्को डी गामा ने भारत के जो है केरल में एक कोझिकोड जो कि कालीकट के बंदरगाह पर वह उतरा था, यानी कि वह राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो ये पुर्तगाल का था। फिर आगे आपका प्रश्न है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। देखिए ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था वह फ्रांसिस्को अल्मीडा था। ठीक, अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था कब। तो 1510 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जहांगीर ने किस स्थान पर इंग्लैंड के राजदूत हॉकिंस को फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी थी। तो हॉकिंस को जो है फैक्ट्री लगाने की अनुमति वो दिया था जहांगीर ने सूरत में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। देखिए यहाँ पर कर्नाटक का युद्ध जो है ये किसके बीच, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है लड़ा गया था। ठीक, ये कर्नाटक का युद्ध है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि फ्रांस का युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए यहाँ पर प्लासी का युद्ध है। ठीक है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था। तो अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है 1757 में लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो देखिए बक्सर का जो युद्ध है वह अवध के नवाब और बंगाल के नवाब, ठीक आपको याद रखना है, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है संयुक्त फौज एवं अंग्रेजों की फौज के बीच 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक, श्रीरंगपट्टनम जो थी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और अगला प्रश्न है कि महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो लाहौर थी। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक कौन था। तो लॉर्ड क्लाइव जो था वह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब हुआ था। देखिए यहाँ पर सती प्रथा का जो अंत है यह हुआ था आपको 1829 में, ये आपको पहले याद रखना है। और उसके बाद है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब में, यहाँ पर देखिए किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में और कब भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। तो ये 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राफ सेवा किस गवर्नर जनरल ने के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग जो था वह अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो यह 1857 में पहली लड़ाई लड़ी गई। और अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था वह प्रथम वायसराय था। फिर यहाँ से प्रश्न है कि भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जनगणना जो है 1872 में और नॉर्थ के शासनकाल में होता है। आपको याद रखना है, ये जो 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था और ये नॉर्थ के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम यहाँ पर नियमित जनगणना कब और किस वायसराय में हुआ था? यहाँ पर किस वायसराय के शासनकाल में? तो नियमित जो हुआ था ये 1881 ईस्वी में और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो 1885 में हुआ था। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में? तो मुंबई में जो हुआ था और यह अब व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। ठीक, आपको याद रखना है कि पहला जो है मुंबई में और ये व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न 298 नंबर है कि बंगाल का विभाजन कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद रखना है ये 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 में और ढाका में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब दो भागों में विभाजित हो गया? तो 1907 में जो कि सूरत में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजित रूप क्या था? तो इसका जो विभाजन हुआ था दो गुटों में हुआ था, पहले नरम दल और दूसरे में गरम दल में। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि गरम दल के मुख्य नेता कौन कौन थे? हाँ, ये प्रश्न आपको अच्छा है कि गरम दल के जो नेता कौन कौन थे। तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जो कि ये लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग का है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी? तो दिल्ली को जो भारत का राजधानी वह बनाया गया था वह आपको याद रखना है 1911 में और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई। ठीक, अगला है कि बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो ये रद्द जो किया गया था 1911 में। ठीक, चलिए एक यहाँ से 305 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन धड़ यहाँ पर जो यहाँ देखिए विभाजित घड़ कब वापस मिल गई? तो वह विभाजित जो घड़ है वो 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में मिल गया। ठीक, यहाँ पर प्रश्न है कि जो 1907 में विभाजन हुआ था वह कब जो है मिल गया आपस में? तो यह 1916 में मिल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के यहाँ पर मुस्लिम लीग के बीच कब और कहाँ समझौता हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में जो है समझौता हुआ था। ठीक, इसको जो है लखनऊ फैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में होम रूल लीग कब और किसने शुरू की? तो होम रूल लीग जो है 1916 में और बाल गंगाधर तिलक और जो है श्रीमती एनी बेसेंट ने अलग अलग स्थानों पर शुरू किया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके इशारों पर और कब हुआ था? देखिए यहाँ पर किसके इशारों पर हुआ था? तो यह जनरल ओ डायर के, देखिए आपको जनरल डायर के इशारों पर हुआ था पंजाब के अमृतसर में और 1919 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो ये खिलाफत आंदोलन 1920 में और इसके नेता थे मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 312 नंबर है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था तथा इसके नेता कौन थे। देखिए यहाँ पर कब हुआ था और इसके नेता कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले ये तो 1920 में हुआ था और इसके नेता महात्मा गांधी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चौरी चौरा कांड कब और कहाँ हुआ था, तो ये आपको 5 फरवरी, हम लोग एक्यूरेट समय की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वराज पार्टी का गठन कब और किसने किया था, तो 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 315 नंबर है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये 1927 ईस्वी में हुआ था साइमन कमीशन का गठन। और फिर है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 में आया था। देखिए यहाँ से हम लोग का क्या है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो ये 1927, और ये कब आया था, तो ये 1928। थोड़ा सा इसमें हम लोग को कुछ डाउट लग रहा है। ठीक, प्रश्न हम लोग का है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में किस भारतीय नेता की हत्या हुई थी, तो लाला लाजपत राय की हत्या हुआ था। ठीक, अगला कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया। और फिर आपको यहाँ से 319 नंबर है कि बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में और कब हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में और कब हुआ था, तो यह जो है 1930 में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। क्या, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गांधी जी का दंडी मार्च कब हुआ था, तो यह 12 मार्च 1930 को जो है दंडी मार्च हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इंग्लैंड में प्रथम गोलामेज सम्मेलन कब हुआ था, तो गोलामेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह 1931 में हुआ था। और फिर इसके बाद है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने यहाँ पर कम्युनल, देखिए यहाँ पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की थी, तो ये कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में की थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था, तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला है कि बिहार में भारी भूकंप कब आया था, तो ये 1934 में आया था। और फिर है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1939 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब और कहाँ की थी, तो यह जो है 1940 में लाहौर अधिवेशन में किए थे। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में, यहाँ से जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, तो 1942 में और महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। फिर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। फिर अगला प्रश्न हम लोग का है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, अगला है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये सिंगापुर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने की, तो 1939 में और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, तो ये अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, हालांकि यहाँ पर विमान दुर्घटना को बताया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ये 1946 को आया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोगों ने जो है 300 देखिए यहाँ से 336 तक हम लोगों ने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और यहाँ से हम लोग का जो है टू द पॉइंट, यानी कि एक तरफ आपका आविष्कार और उसके आविष्कारक से जो है प्रश्न शुरू हुआ। तो पहला इसमें देखिए हम लोग का है कि ग्रामोफोन, देखिए यहाँ पर ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक जो बल्ब का आविष्कार, तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। और फिर देख लीजिए यहाँ से हम लोग का है कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार, तो यह ए कैटेलिन हैरिसन व
टिनिंग के द्वारा किया गया था, यहाँ पर टिनिंग के द्वारा किया गया था। और टेलीविज़न का खोज, टेलीविज़न का आविष्कार या फिर खोज बोले तो यह जे.एल. बेट्स के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपको आविष्कार और आविष्कारक से भी 1-2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। और चलिए यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि डायनेमो, देखिए डायनेमो का जो है माइकल फैराडे के द्वारा खोज किया गया। इसका थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। प्रश्न यहाँ से त्वरित चालक है, देखिए यहाँ से त्वरित चालक का खोज जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। फिर टाइपराइटर है, तो टाइपराइटर का जो खोज है वह क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ से एक और नाम दिया गया है पेलेग्रिन टेरी, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो ई टोरसोली के द्वारा जो है बैरोमीटर का खोज किया गया। और फिर यहाँ से हम लोग का है कि ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का जो खोज है ये विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन और वाल्टर वाटन के द्वारा जो है किया गया, ठीक। अगला हम लोग का यहाँ पर रडार का खोज, तो रडार का खोज जो है रॉबर्ट वाटसन और वाट के द्वारा। फिर यहाँ से मोटर कार का तो हेनरी फोर्ड के द्वारा, ठीक। अगला है वायुयान, तो राइट ब्रदर्स, आपको याद रखना है वायुयान, तो ये राइट ब्रदर्स के साथ हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये फाउंटेन पेन, तो ये आपको लेविस वाटरमैन के द्वारा किया गया था। ये जो फाउंटेन पेन वाला है ये आपको VVI प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और टेलीफोन का खोज तो ये ग्राहम बेल। एक्स किरण का खोज तो WC रोंटगन के द्वारा एक्स किरण का खोज किया गया। और फिर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि लिफ्ट, तो एलिसा ग्रेव ओटिस, आपको याद रखना है लिफ्ट का खोज एलिसा ग्रेव ओटिस ने किया था। और छापने की कला, देखिए यहाँ पर छापने की कला जो है गुटेनबर्ग ने, और गैस इंजन का जो है डेमलर ने किया था, ठीक। अगर है कि भाप इंजन का, तो भाप इंजन का आपको याद रखना है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। और अगला यहाँ से हम लोग का है कि नाभिकीय रिएक्टर का खोज तो ई फर्मी के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद रिवॉल्वर, तो यहाँ पर सैमुअल कोल्ट, देखिए आपको रिवॉल्वर का जो आविष्कार है वो सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया। और सेफ्टी लैंड का जो है हैम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि लोगोरिथम का जो खोज है वह जॉन नेपियर के द्वारा और थॉमस प्लास्क, देखिए थॉमस प्लास्क जो है ये डेवार के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कॉस्मिक किरणें, तो यहाँ पर आर मिलिकन विक्टर हेस के द्वारा किया गया। यहाँ पर 2 नाम है। और फिर हम लोग का परमाणु संरचना, तो ये बोर, जो कि ये नील बोर हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है कि क्वांटम थ्योरी, तो ये मैक्स प्लैंक, ठीक। क्वांटम थ्योरी का खोज मैक्स प्लैंक। और इलेक्ट्रॉन का तो जे थॉमसन। परमाणु का सिद्धांत तो ये डाल्टन के द्वारा, ठीक, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था परमाणु का सिद्धांत। और फिर यहाँ से हम लोग का रेडियम की खोज तो मैडम क्यूरी या पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया। और प्रोटॉन का तो रदरफोर्ड या फिर गोल्डस्टीन, ठीक। चलिए अगला है कि यूरेनियम का विखंडन, तो यह ऑटो हन के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग का है कि न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। और विद्युत जो है विच्छेदन के नियम, यह आपको माइकल फैराडे के साथ है। और रेडियो जो है टेलीग्राफी, यह आपको जी मार्कोनी के साथ, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्काई स्क्रेपर, तो ये विलियम जेनी के द्वारा किया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये न्यूटन के द्वारा। और गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा। फिर आपको यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग, तो सापेक्षता, यहाँ पर देखिए सापेक्षता का सिद्धांत तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि क्लोरीन, तो क्लोरीन का खोज जो है सीले के द्वारा किया गया। और कॉर्पेट जो है स्पीयर, तो ये मेलाविल विसेल के द्वारा। फिर यहाँ से हम लोग का घड़ी है, तो घड़ी का जो खोज है ये यांत्रिक घड़ी पूछा गया है। तो यांत्रिक का घड़ी जो है आई सिंग और लियांग सेन के द्वारा किया गया था, ठीक। और चलिए अगला प्रश्न है कि घड़ी पेंडुलम, तो घड़ी पेंडुलम का जो खोज है वह क्रिश्चियन ह्यूगेस के द्वारा किया गया था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है तो यह प्रश्न कह रहा है कि डायनामाइट आविष्कारक, तो यहाँ पर अल्फ्रेड नोबल हो जाएंगे, ठीक। अगला कि कताई मशीन का खोज तो ये सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। और डेपल प्लेट, देखिए यहाँ पर डेंटल प्लेट का जो है यह एंथोनी प्लेटसन के द्वारा किया गया था, ठीक। अगला है कि क्रोनोमीटर, तो ये जॉन हैरिसन के द्वारा। और फिर हम लोग का है कि ऑक्सीजन का जो आविष्कार तो ये जी प्रिस्टल है। और डिस्क ब्रेक का खोज तो एफ लेक्सचटर, ठीक, यहाँ पर लेचेस्टर के द्वारा। और गैस लाइटिंग, देखिए यहाँ पर गैस लाइटिंग का खोज जो है ये विलियम मार्डॉक के द्वारा किया गया।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑटोमोबाइल, तो ये कॉल ब्रेंज हो जाएंगे। और हेलीकॉप्टर का जो खोज है वो मिशन के द्वारा किया गया था। आपको याद रखना है ए वही मिशन के द्वारा। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि माइक्रोफोन जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और कैस्कोग्राफ जीसी बॉस, यहाँ पर कैस्कोग्राफ जीसी बॉस। और लीवर का जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा, तो आर्किमिडीज के द्वारा। ठीक, आपको याद रखना है लीवर यहाँ पर सिद्धांत का जो अपेक्षिक है ना तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि गैल्वेनोमीटर, तो ये एंड मेरी स्पियर के द्वारा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो यहाँ पर विलियम स्टर्जन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि फिल्म जो कि ये संगीत युक्त है यानी कि म्यूजिक के साथ है, तो यह लीडी फॉरेस्ट के द्वारा किया गया था। और एक है यहाँ से अगला, यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि फिल्म जो कि यहाँ पर मुख्य चलचित्र, तो ये लुई ली प्रिंस के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला कि फिल्म वाक यानी कि बोलने वाला, तो जे मुसोली व हैंस वागट के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एसी मोटर निकोला टेस्ला, यहाँ पर देखिए एसी मोटर का खोज, तो ये निकोला टेस्ला के द्वारा। अगला कि डीसी मोटर, देखिए एक एसी मोटर होता है और डीसी मोटर, तो डीसी मोटर जो है जे नोवे ग्रामे के द्वारा। और अगला यहाँ से हम लोग का है कि रिकॉर्ड लॉ प्लेइंग, यहाँ पर तो डॉक्टर पीटर गोल्डमार्क के द्वारा। और गैस फायर, देखिए यहाँ पर गैस फायर जो है तो ये आपको फिलिप लेबल के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि लेजर का आविष्कार, तो ये थियोडर मेनन के द्वारा। और जेट इंजन का, तो फ्रैंक विक्टर के द्वारा। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा जेट इंजन में आ जाएगा आपका फ्रैंक हविल्टर के द्वारा। और होवरक्राफ्ट, तो सर क्रिस्टोफर कंकरेल के द्वारा। ठीक, अगला है कि स्वतः चालक का, तो चार्ल्स कैंटरिंग के द्वारा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर साइक्लोट्रॉन जिसका जो है लॉरेंस के द्वारा। और स्कॉच टेप है तो ये रिचर्ड डे के द्वारा। और स्कूटर का तो आपको जी ब्राउड्स के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रबर पौधे का जो दूध फोम, तो ये डनलप के द्वारा, डनलप रबर कंपनी। और माइक्रो प्रोसेसर, तो यहाँ पर देखिए क्या है ना कि आपको थोड़ा सा इसमें आपको पढ़ना तो सभी को है, लेकिन इसमें जो आपका चुनिंदा प्रश्न है उसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक, यानी कि याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो ME हॉफ हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि टेरिलिन, यहाँ पर देखिए टेरिलिन जो है तो विनफील्ड और डिक्सन के द्वारा। और वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन वाला VVI है तो ये हॉर्ले मशीन कंपनी के द्वारा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि गायरो कंपास, ये आपको सर अल्फ्रेड ऑस्बेरी के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि हेलीकॉप्टर जो कि मानव चलित है, तो यह ER ममफोर्ड के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और टैंक जो है सर ऑर्नेस्ट स्वीटन के द्वारा। फिर यहाँ से हम लोग का टेलीविज़न है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये टेलर फॉरेंसवर्थ के द्वारा। फिर हम लोग का आगे है रेजर जो कि आपको विद्युत वाला है, तो ये आपको JK सिक के द्वारा। और मोटरसाइकिल तो G डेमलर के द्वारा। ठीक, अगला है हम लोग का रेजर है ये सेफ्टी, तो ये किंग जिलेट के द्वारा। रेजर सेफ्टी वाला जो है किंग जिलेट हो जाएंगे। और कार जो है ये पेट्रोल वाला तो कॉर्जबैंग। और वेल्डिंग मशीन का आविष्कार तो एलिसा थॉमसन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि नियोन लैंप जॉर्ज क्लॉड। और बाइसिकल, यहाँ पर देखिए बाइसिकल जो टायर है तो ये जॉन डनलॉप के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुनसन बर्नर जो है बुनसन बर्नर का आविष्कार, तो ये आपको रॉबर्ट बुनसन के द्वारा किया गया था। ये बुनसन बर्नर है कुछ। और अगला हम लोग का यहाँ से है कि स्टील का आविष्कार, तो हेनरी बेसेमर के द्वारा। अगला है लिनो, यहाँ पर देखिए लिनोलियम, तो इसका जो है फेडिक वाल्टन के द्वारा। और यहाँ से हम लोग का है कि सुपर कंडक्टिविटी, तो यह HK ओनेस के द्वारा। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि प्रकाश का वेग, तो ये फिजियाओ के द्वारा। और गीगा काउंटर, तो ये हैंग गीगर के द्वारा। अगला है कि कर्ण, यहाँ पर कार्ब्यूरेटर, तो ये G डेम्बलर के द्वारा। ठीक, यहाँ पर कार्ब्यूरेटर है तो ये G डेम्बलर के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है ये लाउड स्पीकर, ये आपको VVI है। ये लाउड स्पीकर जो है आपको होरेस शॉट के द्वारा। और हॉर्पीडो जो है ये रॉबर्ट हलवाई, यहाँ पर देखिए हवल ईटा हेड के द्वारा। ठीक, अगला प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक का जो है अलेक्जेंडर पोर्कस के द्वारा किया गया।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ट्रैक्टर, तो ये रॉबर्ट फॉर्मिज के द्वारा, और प्रिंटिंग टेलीग्राफ तो ये डेविस एडवर्ड ह्यूज के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सेलुलाइट ये अलेक्जेंडर पार्क के द्वारा, और सिनेमा का जो आविष्कार है ये लाउस निकोलस और लाउस जो है लुमियारी के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रबर का खोज, तो ये थॉमस हॉनकॉक के द्वारा, और कंप्यूटर का खोज तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ग्लाइडर का खोज तो जॉर्ज कैफे कैले के द्वारा, और सेफ्टी मैच है तो ये जॉन वॉकर के द्वारा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि रबर जलरोधी, यहाँ पर चार्ल्स मैकिन्टोश के द्वारा, और विद्युत बैटरी ये अल्ले के द्वारा। ठीक, अगला हम लोग का है कि टेलीग्राफ, तो ये आपको एम लेमांड के द्वारा, और फिर आपका आता है रबर है, यहाँ पर रबर जो है वर्णाकृत है तो ये आपको चार्ल्स गुडईयर के द्वारा। अगला है ट्रांसफार्मर का, तो माइकल फ्राडे हो जाएंगे, ये वीवीआई है, जो ट्रांसफार्मर होता है ये वीवीआई है कि माइकल फ्राडे। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भाई फोकल लेंस, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और विद्युत पंखा का तो ये व्हीलर हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि लाइटिंग कंडक्टर, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, और सेफ्टी पिन का आविष्कार तो वाल्टर हंट हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि प्रोपेलर, तो इसका जो है फ्रांसिस स्मिथ हो जाएंगे, और थर्मस का खोज तो ये डोवार के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर जो है डेनिस पेनिन से हो जाएंगे, और स्लाइड पैमाना जो होता है आपको विलियम ऑफ ट्रेड के द्वारा हो जाएगा। ठीक, और अगला यहाँ से हम लोग का जो प्रश्न है कि शॉर्ट हैंड, तो ये पिटमैन के द्वारा किया गया था, शॉर्ट हैंड का खोज पिटमैन के द्वारा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि रमन प्रभाव, तो ये सीवी रमन के द्वारा, और परमाणु विखंडन जो है आपको रदरफोर्ड के द्वारा। अगला है कि सेफ्टी रेजर, तो ये जिलेट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि टेलीस्कोप, तो ये गैलीलियो के द्वारा, और स्ट्रीम इंजन यहाँ पर धाम न्यूकोमेन के द्वारा किया गया था, और ग्रहों का जो खोज है वो केपलर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कार्बन पेपर, तो ये आपको रॉल्फ वेजवुड के द्वारा, और कार जो होता है ये आंतरिक दहन तो ये सैमुअल ब्राउन के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि माइक्रोमीटर का आविष्कार, देखिए माइक्रोमीटर का आविष्कार जो है वह विलियम कोजिन के द्वारा किया गया। और अगला प्रश्न है कि टेलीग्राफ कोड, तो ये सैमुअल मोर्स के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मशीन गन का खोज, तो ये सर जेम्स पकल के द्वारा, और हेलीकॉप्टर का तो लाउनवाय एवं वे यहाँ पर वेन्यू के द्वारा। ठीक, यहाँ पर वेन्यू के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पैरासूट, यहाँ से पैरासूट का जो खोज है वह जीन पियर क्लानचाउड के द्वारा, और कार जो है कि वाष्प वाला तो आपको निकोलस कुगनाट के द्वारा। अगला है कि थर्मामीटर, तो ये थर्मामीटर का जो खोज है वह डेनियल गैब्रियल और फॉरेनहाइट के द्वारा किया गया था। अगला हम लोग का है कि पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट का जो खोज है वह जोसेफ एस प्रडिन और आर गडिन के द्वारा किया गया था। और डीजल इंजन का तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा, और पनडुब्बी का जो खोज है वो डेविस बुशनेल के द्वारा किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकोमोटिव रेल, यहाँ पर रिचर्ड ट्रेकिथिक के द्वारा। यहाँ पर देखिए जो लोकोमोटिव जो रेल है इसको रिचर्ड ट्रेकिथिक के द्वारा किया गया था, और पेपर का आविष्कार जो है मुलबेरी फाइबर के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानचित्र का आविष्कार, तो सुमेरियनों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर थोड़ा सा मानचित्र वाला थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये जो मानचित्र वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुमेरियनों के द्वारा। और पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक जो टेबल है आपको याद होगा, ये पीरियोडिक टेबल आपका मेंडलीव के साथ आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का देखते हैं, यहाँ से सौर मंडल है। प्रश्न है कि सौर मंडल जो कि आपको कोपरनिकस के साथ आता है, और विद्युत धारा जो होता है ये बैटरी जो कि बोल्ट के साथ आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ताप का गतिवादी सिद्धांत किसने दिया था, तो केल्विन के द्वारा दिया गया था। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेत्रहीनों के लिखने पढ़ने की लिपि क्या हुई थी, यहाँ पर इसका खोज किसने किया था, तो ये लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया था, जो कि वो ब्रेल लिपि होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनुवंशिकता के नियम ग्रोगर जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है
के जेनेटिक कोड तथा कृत्रिम जीन का, तो ये हरगोविंद खुराना। और अगला देख लीजिए प्रश्न हम लोग का है कि रेडियो तथा वायरलेस जो कि आपको जी मार्कोनी के द्वारा, और विकास का सिद्धांत तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न तो यहाँ से देख लीजिए जो हम लोग का यहीं तक तो जो था अंतिम प्रश्न था कि विकास का सिद्धांत जो था वो चार्ल्स डार्विन से। तो इस हम लोग का सेशन में जो हम लोगों ने लगभग 500 के प्लस ही क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, यदि आप बीच में ज्वाइन किए हैं तो, या फिर आप लोग शुरू से देख रहे हैं तो आपको अच्छा है। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल जो आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग एग्ज़ाम शेड्यूल अपने समय अनुसार जाइएगा, और अपना एग्ज़ाम जो है सारे प्रश्नों को टेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाने की सल्व करिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो भी आपका निर्देश हो तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से देता रहूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।